हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिन से लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, मैं किसी चीज़ में बिजी था इसलिए नहीं आ पा रहे थे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपसे क्लासेस रेगुलर रहेंगी, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के सेशंस को कंप्लीट किया था। अभी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में आप जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और नेचुरल वेजिटेशन हो या एक तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पहले हम दोनों सेशन चल रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अल्टरनेट पे चल रहा है। तो हिस्ट्री में हम उसको पढ़ाने के बाद एक तरीके से बुद्ध और जैनिज्म को पढ़ाने के बाद हमने बोला था कि मगध के उत्थान को पढ़ाएंगे, ठीक है। एक तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म और मगध के उत्थान दोनों एक तरीके से कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन घटनाएं हैं, ठीक। समकालीन क्यों बोल रहा हूँ, एक तरीके से बौद्ध और जैनिज्म धार्मिक सुधारवादी आंदोलन है। एक बार किसी यूपीएससी के एस्पायरेंट से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अगर देखा जाए रिवोल्यूशनरी मैन किसको जानते हैं, ठीक है, क्रांतिकारी। तो उसका जवाब था कि बुद्ध को बोलते हैं, जिसे द लाइट ऑफ एशिया भी बोले गए हैं और हैं भी, क्योंकि एक तरीके से ये नैतिकवाद पे बल देते हैं। नैतिकवाद इनका एक तरीके से सेंस ये है कि एक तरीके से ये सार्वभौमिक विकास में इनकी मतलब कि एक तरीके से विश्वास था। बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की चीजें, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम लोग मगध के उत्थान को पढ़ना था, तो उसके पहले कुछ बैकग्राउंड को क्लियर करते हैं। उत्तर वैदिक काल का प्रारंभिक चरण आप देखेंगे तो 1500 बीसी से 1000 बीसी है, ठीक। ये टाइम पीरियड है। इसमें भी दो फेजेस हैं, एक है पूर्व उत्तर वैदिक काल, एक है बाद का, ठीक। तो बाद का आप देखेंगे तो 1000 से 600 बीसी तक है और ये है 1500 से 1000 बीसी तक। और 1000 बीसी के समय आप जब देखेंगे तो लोहे का आविष्कार हुआ था, ठीक। उत्तर वैदिक काल में आप जब देखेंगे तो उस समय आप देखेंगे जनपद देखने को मिलता है। जनपद इन द सेंस आप देखेंगे, जन का मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है पैर। लोगों का पैर मतलब एक तरीके से ये शाब्दिक अर्थ है इसका। जन मतलब लोग और पद उसका शाब्दिक अर्थ है। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो समाज था कबीलाई समाज था। उस तरह में से आप देखेंगे कर व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, कृषि प्रणाली थी लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी, ठीक। लोहे का आविष्कार तो हो गया था लेकिन हम अभी उतने सक्षम रूप से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे आप देखेंगे जनपद से महाजनपद कैसे बने। एक बार यूपीएससी में 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण बताइए। 2022 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बढ़िया था, करने को सबने अटेम्प्ट किया होगा। तो जनपद से तुम बताते हैं जनपद से महाजनपद कैसे बना, क्योंकि एक तरीके से अगर आप मेंस के क्वेश्चन को भी अगर टैकल करना चाहें तो कर सकते हैं सब चीज़ों, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर एंशिएंट हिस्ट्री में देखा तो मगध है, गुप्ता पीरियड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जनपद से महाजनपद कैसे बना, कारण क्या क्या है। आप अगर देखें जनपद का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1000 बीसी मानिए, ठीक। और इसका टाइम पीरियड 600 बीसी। इसको एक तरीके से सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण किसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। को क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार कि प्रथम नगरीय सभ्यता किसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा, ठीक। और दूसरा किसको बोलते हैं 600 बीसी, जनपद से महाजनपद जब बना। एक तरीके से आप देखेंगे इसमें कई राजवंश थे। कौन कौन से, हर्यक वंश आप देखेंगे, हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश देखेंगे, सब सारी चीजें आगे देखने को मिलेगा, ठीक। इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण, ठीक। ये सब चीजें होता क्या है कि जब इस समय आयरन का खोज हुआ, ठीक। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में भी, एक बार 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि लोहे का आविष्कार किस टाइम पीरियड में हुआ है। तो उसमें ऑप्शन तो खैर कोई नहीं था, उसमें 10,000 से 8,000 बीसी के बीच में दिया, तो वो टाइम पीरियड नहीं है। 1000 बीसी करीब करीब लोहे का आविष्कार हुआ है। कहाँ हुआ है मेनली, अगर लोहे का आविष्कार आप देखेंगे तो कर्नाटका चले जाइए, धारवाड़ के चट्टान में आपको मिलता है। और बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे, सॉरी, तो जैसे ये हमारा बिहार है, ये बीच से गंगा गई, ठीक। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में जब आएंगे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया या एक तरीके से गया के पास का क्षेत्र है, खनिज संसाधन के लिए बहुत प्रख्यात, मतलब एक तरीके से विकसित है। जब बिहार झारखंड का अविभाजित क्षेत्र में शामिल था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल था, तो झारखंड का जो पठारी क्षेत्र, खनिज संपूर्ण क्षेत्र, जिसको पठारी क्षेत्र बोलते हैं, हजारीबाग, ये सब पठारी क्षेत्र है, बहुत ही फेमस था। तो वहां से हमें आयरन चीजें मिल जाती थी, ठीक है। तो आइए इसको विस्तार से कुछ चीजों को और पढ़ते हैं। ये तो मैं बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ कि क्लियर होता चला जाए कि हुआ कैसे था, जनपद से महाजनपद बना कैसे। जनपद में आप देखेंगे तो लोहे का आविष्कार तो हुआ था, ठीक।
लेकिन उतनी तरीके से कर प्रणाली विकसित नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कबीलाई समाज था। हालांकि युद्ध होते थे वर्चस्व के लिए। उस समय आप देखेंगे बड़े बड़े राज्य, 22 राज्य देखने को मिलते हैं, 22 राज्य, ठीक, जिसको जनपद बोलते हैं। अब ये जनपद से महाजनपद कैसे बना, ठीक, आप देखेंगे फिर 4 राजवंश में बहुत देखने को मिलते हैं, मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया, अवंती। ये 4 प्रमुख एक तरीके से महाजनपद में बहुत मजबूत थे उस समय, ठीक। ये 4 जो एक तरीके से महाजनपद में देखते हैं बहुत मजबूत थे, ठीक, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। उसमें भी सबसे अगर मजबूत देखेंगे तो मगध है। और मगध क्यों है मजबूत? अगर प्रारंभिक चरण इसका देखेंगे, अगर इसका प्रारंभिक चरण जो हर्यक वंश, सबसे पहले अगर आप देखेंगे उसके लिए वर्चस्व एक तरीके से उसको वर्चस्व की संघर्ष जिसको बोलते हैं, सक्सेशन युद्ध भी बोल सकते हैं एक तरीके से। 540 से 412 पीसी का टाइम पीरियड जो है हर्यक वंश का, उसमें आप देखेंगे बिंबिसार और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ था। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? अंग वंश के राजा थे। मतलब अंग एक जगह है बिहार में, भागलपुर की तरफ का क्षेत्र जो है वो अंग, आप महाभारत में भी सुने होंगे, अंग जो कर्ण थे अंग क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो हुआ क्या, वर्चस्व के लिए मगध एक ऐसा क्षेत्र, एक तरीके से मगध की पुरानी राजधानी क्या थी? राजगिरी। और राजगिरी आप देखेंगे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, कभी बिहार में राजगिर जाए, बहुत अच्छा जगह है घूमने लायक। एक तरीके से आप देखेंगे तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ वो क्षेत्र है, ठीक। इसलिए अपने सामरिक दृष्टि से या भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरीके से वो अवैध क्षेत्र माना जाता है, मतलब किसी दुश्मन के द्वारा जीता नहीं जा सकता था, ठीक। और बिहार में खनिज, एक तरीके से लोहे का आविष्कार, अपने एक तरीके से प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उनको एक तरीके से ये लाभ ये था कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में राजगिरी से ज्यादा दूर नहीं लोहे की खनिज, एक तरीके से लोहा बहुत आसानी से उपलब्ध है, जिसके कारण वो हथियार बना सकते थे, मजबूत हथियार बना सकते थे, अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए सबसे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक। लेकिन आप देखेंगे 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी में आप देखेंगे तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चेंज हुई, ठीक। आप उदयन के समय पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पता चलेगा। तो उसमें राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? पटना भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 3 नदियों का संगम देखें, 3 नदियों का संगम क्या देखेंगे? 3 नदियों का क्षेत्र है, गंगा, सोन, गंडक। ये क्षेत्र उन एक तरीके से उन क्षेत्रों में पाटलिपुत्र स्थान एक तरीके से स्टेट है, मतलब कि लोकेटेड है, ठीक। ये भी एक तरीके से सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल प्लेस इसका बढ़िया है एक तरीके से, और जल संचार रणनीति भी बहुत अच्छे, व्यापार के लिए बहुत अच्छा था, जल माध्यम से जो व्यापार होते थे। और ये भी एक तरीके से अवैध क्षेत्र था, अवैध इन द सेंस कोई भी अटैक होते थे, मतलब वो झेल लेते थे, एक तरीके से जल दुर्ग था, एक तरीके से जल से घिरा वाला क्षेत्र था, ठीक। ये सब सारी चीजें इसको एक तरीके से इंपॉर्टेंस बना देती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ लिखा था, उसके बाद मैं थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, कुछ पॉइंट लिखे उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 600 BC से 322 BC का काल जो है भारत में 4 महाजनपदों के बीच सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष का काल है। सर्वोच्चता इन द सेंस एक तरीके से, जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे या वर्तमान की बातें बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र अगर आर्थिक रूप से संपन्न है या एक तरीके से खनिज रूप से संपन्न है तो उस क्षेत्र पर एक तरीके से कब्जा बहुत लोग करना चाहेंगे। कब्जा होगा तो एक तरीके से इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगा तो उनको साम्राज्य के एक तरीके से विस्तार होगा, सुदृढ़ होगा, एक तरीके से मजबूत होगा, फिर एक तरीके से अपने सोसाइटी, एक तरीके से समाज का अच्छा कल्याण कर पाएंगे। ये एक तरीके से जो चीजें, ये सोच है एक तरीके से, ये संघर्ष को जन्म देती है। और यही चीजें आपको इन महाजनपदों के बीच में भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं पटना या मगध का क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत संपन्न है, क्योंकि गंगा के द्वाब का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ है, एक तरीके से उस समय बिना जोते या उपजाऊ एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज किए बिना भी खेती अच्छी हो सकती थी, ठीक है। ये सब सारी चीजें थी। तो सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष का काल था। अंततः इस संघर्ष में शक्तिशाली बन के उभरा मगध, ठीक। मगध के संस्थापक जो थे जरासंध और ब्रह्मदत्त। जरासंध कौन थे? हर्यक वंश के, जरासंध नहीं, ब्रह्मदत्त और जरासंध। आप एक दिन शुरुआत में आप देखेंगे जरासंध और ब्रह्मदत्त के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे हर्यक वंश में पढ़ाऊंगा ये सही। संस्थापक इसके माने जाते हैं मगध के, संस्थापक और जरासंध और ब्रह्मदत्त, ठीक। मगध के विकास में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के ने किया था। मतलब इन जितने भी एक तरीके से ये राजवंश आप देखते हैं, इनके एक तरीके से ये महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। आप देखेंगे मगध उत्थान के 200 ईसा पूर्व के मध्य के काल, मतलब कि एक तरीके से आप 544 से 412 के टाइम पीरियड में आप देखेंगे, या एक तरीके से मौर्यन एम्पायर के पहले का जो समय है एक तरीके से इनके उदय का काल है। अब मौर्यन एम्पायर में जब जाएंगे तो इनका चरमोत्कर्ष एक तरीके से सबसे ज्यादा उस समय पीक पे रहता है।
ये साम्राज्य एक तरीके से पीक पे रहता है, उसके बाद वो डिक्लाइन फेज में जाता है अपने कुछ कारणों के कारण, ठीक है। सहिष्णुता नीति, कुछ लोग तो अशोक के सहिष्णुता नीति के बारे में बताते हैं, आगे बताऊंगा इसके बारे में। मगध चरमोत्कर्ष पर मौर्य काल में हुआ, ठीक, मैंने ये बताया। इनके जो कारण थे उदय के, वो क्या थे? गंगा मैदान की उपजाऊ भूमि, मैंने बताया, द्वाब का क्षेत्र है। मगध के शासक इन दस एक तरीके से, मगध में एक वैशाली क्षेत्र है, मतलब मगध के शासक या एक तरीके से वहां के जो लोग थे अपने राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित थे, मतलब कुछ भी करने को तैयार रहते थे वो। और गैर रूढ़िवादी समाज का मतलब ऑर्थोडॉक्स, ठीक, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। लोहे की भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंस अगर मैं किसी चीज को इसमें फैक्टर देता हूं तो लोहे की। आयरन रिवोल्यूशन 1000 बीसी में जब आयरन रिवोल्यूशन का जो विस्तार हुआ तो कृषि का विस्तार हुआ। कृषि का विस्तार जब हुआ एक तरीके से आप जब देखेंगे हर चीजों में वृद्धि या ग्रोथ देखने को मिली। स्टैंडिंग आर्मी हुई, जनपद से महाजनपद में हम बदले, ठीक, स्टैंडिंग आर्मी आई। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर वैदिक काल में आप 2 कर न्याय, एक तरीके से कर संग्रह प्रणाली देखने को मिलती। कौन कौन सी मुद्राएं देखने को मिलती है? निष्क और शतमान, ठीक। उतनी तरीके से मजबूत कर संग्रह प्रणाली तो नहीं थी, मुद्राएं प्रचलित थी उसमें, ठीक, कर प्रणाली उतनी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये मगध में आप आएंगे तो कर एक तरीके से टैक्सेशन सिस्टम भी बोलते हैं, टैक्सेशन सिस्टम आपको देखने को मिलती है। स्टैंडिंग आर्मी देखने को मिलती है, ठीक, एक तरीके से। फिर आप देखेंगे उस समय क्या था? राजशाही तंत्र था। राजशाही तंत्र इस समय भी है, लेकिन इस समय राजा का पद जो था अनुवांशिक होगा। मैं बताऊंगा अनुवांशिक का मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। एक डायलॉग भी फिल्म निकली थी, उसी को मैं बता रहा हूँ, राजा का पुत्र ही राजा बनता है। यहां से आप जब देखेंगे मध्यकाल, एक तरीके से मध्यकाल में मुगल काल तक पढ़ेंगे तो ये चीजें अनुवांशिक थी, ठीक, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। हालांकि बीच में आप देखेंगे उत्तराधिकार के मतलब संघर्ष के कारण कुछ चीजें बदलाव देखने को मिलती हैं, मतलब कोई स्टेट किसी स्टेट पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीत लेता है, फिर चीजें बदलती हैं, ठीक है। ये चीजें नोट कर उसके बाद मैं कुछ 16 महाजनपदों के बारे में लिख देता हूँ, आप लोग उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आइए 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, ठीक, महावस्तु, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, इनमें जानकारी मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ठीक, ये चीज नोट करिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और ये महावस्तु, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मैथ्स द कॉलम में पूछ देता है कई बार, ठीक, डायरेक्ट पुट आउट क्वेश्चन करके पूछता है, वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस हो, कहीं भी पूछा हुआ है, ठीक है। आइए सबसे पहला एक तरीके से तो मगध सबसे लास्ट पे इसको लिखा है, लेकिन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। काशी इन द सेंस प्रेजेंट टाइम में बनारस, जहां से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, वाराणसी से। इसका राजधानी जो थी वाराणसी थी, ठीक। ये क्षेत्र जो था एक सूती एक तरीके से सूती वस्त्र भी देखिए, बनारसी सिल्क साड़ी जो भी है उसके लिए, और एक तरीके से व्यापार के लिए बहुत फेमस था, ठीक। इसकी राजधानी याद करिएगा, पेपर में ये पूछेगा कि काशी की राजधानी कहाँ थी, कौशल की राजधानी, ये सब क्षेत्र करीब मैथ द कॉलम में पूछ देता है, ठीक है, फंसाने के लिए। दूसरा कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा कई बार कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहां पर दिया है, ठीक। सबसे ज्यादा उपदेश अगर आप देखेंगे तो श्रावस्ती में। अंग चंपा, आप कभी बिहार में जाएंगे, मैं तो गया हूं भागलपुर एग्जाम अपना देने के लिए, भागलपुर एक तरीके से अगर आप बिहार में ऐसे देखेंगे तो सबसे नीचे यहां पर है भागलपुर या अंग, ये क्षेत्र, ठीक। और मगध का क्षेत्र ये है, देखिए डिस्टेंस कितना, ठीक, ये डिस्टेंस था, ये चीज है। अंग चंपा इसकी राजधानी है। वजी संघ, ठीक, वजी की जो राजधानी है वैशाली भी एक तरीके से मगध की तरह ही बहुत शक्तिशाली एक तरीके से राज्य था उसमें, ठीक, या महाजनपद था। वहां के भी राजा या एक तरीके से शासक और वहां के जो लोग थे एक तरीके से आप देखेंगे अपने राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित थे, मतलब कुछ भी करने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा तत्पर रहते थे। वजी में 8 कुलों का संघ था, जिनमें प्रमुख विदेह था, ठीक। विदेह की राजधानी जो थी मिथिला आप रामायण में सुनो कि सीता माता मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करती थी। मिथिलांचल जो क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, प्रमुख था, इसकी राजधानी मिथिला थी। चेदी सुक्तिमती, ठीक, इसकी राजधानी सुक्तिमती, ये चीज नोट करिएगा आप लोग। वस्त की राजधानी कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, ठीक, कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। कुरु हस्तिनापुर, आप लोगों ने महाभारत काल में भी कई सारी चीजें, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, कई चीजें आप लोग को रामायण बोलने महाभारत काल से आप लोग को रिलेशन मिलता हुआ दिखेगा। जैसे अंग मिला आप लोग को, हस्तिनापुर, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कुछ ऐसे छोटे मोटे लड़ाई हुए होंगे या एक तरीके से छुटपुट युद्ध हुए होंगे, एक तरीके से उन्हीं को एक तरीके से नैरेटिव स्टोरी बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि
महाभारत एक तरीके से अस्तित्व में था, और महाभारत का युद्ध जो भी है हमारे पूर्वजों, जो भी हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा लड़ा गया और हुआ। कुरु और पांचाली, ये सब आप लोग मैं जब वैदिक काल पढ़ा था तभी मैंने बताया था कुरु उरु के बारे में। ये जो कुरु भरत, ये जो जनजातीय थे, इनके बारे में बताया कि कैसे भारत का नाम भरत, मतलब भारत कैसे पड़ा था, ठीक। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, ठीक। और मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटली, और अवंती की राजधानी माहिष्मती, ठीक। माहिष्मती का नाम आप लोगों ने अभी एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें भी सुना होगा माहिष्मती का। उसके जो डायरेक्टर राजा मौलवी हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बाहुबली 1 बाहुबली 2। उसका जो एक तरीके से नैरेटिव थीम या नेम लिया गया है वो यहीं से लिया गया, ठीक। और बेसिक स्ट्रक्चर या युद्ध कला का जो एक तरीके से अनुभव या एक तरीके से जो उसमें दिखता है, वो हमें हरेक वंश एक तरीके से मगध क्षेत्र से रिलेशन उसका दिखता है। उसमें आप भल्लाल देव का एक रथ देखते हैं जो चलता है आगे एक चक्र की तरह, ठीक है। आप आगे मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। वो सारी चीजें आपको उस चीजों में आपको देखने को मिलता है, वो चीजें वहीं से उठाई गई, ठीक है। गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला, ठीक। कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछ देता है कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में पड़ता है ये क्षेत्र तक्षशिला। यहाँ के प्रचारक या प्रधानाचार्य कौन कौन थे? एक तरीके से आप देखेंगे तो विष्णुगुप्त हो सकते हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य कोई बोल रहा हूँ, विष्णु, और एक और लोग थे, ठीक है। वो लोग इस कॉलेज तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, वहां से संबंधित है, ठीक। कंबोज, ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, कंबोज हाटक, ठीक। मगध गिरिब्रिज, सबसे महत्वपूर्ण ये महाजनपद है मगध, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है, ठीक। बाकी ये सब तो 16 महाजनपद, इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या एक तरीके से राजगीर बाद में स्थानांतरित होकर ये पाटलिपुत्र क्षेत्र पे स्थापित हुई। अपनी सामरिक दृष्टि या भौगोलिक स्थिति के कारण उन क्षेत्रों को चुना गया इसकी राजधानी के रूप में, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद मैं हर्यक वंश के बारे में कुछ पढ़ाता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम 3 राजवंश पढ़ते हैं मगध के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसके महापद्मनंद जो हैं, जिनका मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध चलता है, चाणक्य के द्वारा इनको हराया जाता है, चाणक्य नीति के द्वारा, ठीक। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इसका टाइम पीरियड कितना है? 540 से 544 से 412 बीसी या ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का एक तरीके से टाइम पीरियड है, और नंद वंश का टाइम पीरियड जो है 340 से 322। इसी समय आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं, ठीक। मौर्य वंश एक तरीके से सबसे बहुत बड़ी भूमिका मगध के साम्राज्य, एक तरीके से साम्राज्यवाद को विकास के रूप में एक तरीके से विकसित करने के लिए मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है, ठीक। उसके जितने भी राजा थे, चाहे वो अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अजातशत्रु बोल रहा हूँ, चाहे वो आगे जितने महत्वपूर्ण राजा हैं, उन सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है इस साम्राज्य के उदय में, ठीक। तो आइए उनके बारे में कुछ पॉइंट्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ये भारत के प्रथम राजा, ठीक। क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे महाजनपद एक तरीके से राज्य की स्थापना हेतु थी, और किसी भी क्षेत्र के अगर राजवंश के अगर राजा स्थापित होते या बनते हैं तो वो उसके सबसे बड़ी बात होती है उस क्षेत्र पर शासन करते हैं। उस क्षेत्र के शासन करते हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि अपने समाज में कल्याण करें, इसलिए उनको राजा बोला जाता है। प्रजा हितैषी बोल सकते हैं एक तरीके से। सारे लोगों को तो नहीं बोलेंगे कि प्रजा हितैषी थे, कुछ लोग अनुकूल और प्रतिकूल दोनों काम किए हुए हैं, लेकिन इस समय हमको ज्यादा सहिष्णु भी राजा देखने को मिलते हैं, ठीक। भले ही अपने युद्ध नीतियों के कारण अपने साम्राज्य स्थापना की, अपने जितने भी एक तरीके से अनीति या नीति जो भी स्थापना करनी थी उनके कारण से हम एक तरीके से देखेंगे हर तरीके से हम देखेंगे लड़ाई हो चाहे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया है, ठीक। राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या राजगीर भी बोल सकते हैं, पुराना नाम है इसका राजगीर, ठीक। ये बुद्ध धर्म को अपनाए थे, और एक बार अपने जो एक तरीके से अपने दरबार में इनके वैद्य जीवक थे, बुद्ध के इलाज के लिए इन्होंने भेजा था, ठीक। पीलिया हो गया था उनको बुद्ध को, तो उन्होंने अपने इलाज मतलब बुद्ध के लिए इलाज के लिए भेजा था, ठीक। अंग को जीतकर ब्रह्मदत्त वहां के जो राजा थे अपने राज्य में मिला लिया था। एक तरीके से जो बिंबिसार थे उनका युद्ध एक तरीके से आप देखें तो इनसे ब्रह्मदत्त जो अंग क्षेत्र, अंग किधर? भागलपुर का क्षेत्र जो है वर्तमान में, उनसे युद्ध करके उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया, और वहां का गवर्नर एक तरीके से वहां का जो कार्यभार है अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया। उनके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, अजातशत्रु के बारे में। इनके प्रसिद्ध वैद्य जो थे जीवक थे। बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रभोत के इलाज के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चंद्रप्रभोत के इलाज के लिए उन्होंने किसको भेजा था? जीवक को भेजा था, ठीक।
इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार संबंध स्थापित कर कर किया था। ठीक, आप मुगल पीरियड में भी आएंगे। मुगल पीरियड में आप देखेंगे अकबर ने भी एक तरीके से राजपूत नीति के कारण अपने राजपूत रानियों से विवाह किया और अपने साम्राज्य की स्थापना हेतु अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक, तो बहुत सारी चीजें मुगल पीरियड में जितने राजा थे, टर्किश राजा भी थे, अफगानी, जैसे आप शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के जो अफगान राजा थे, जो गवर्नर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने उनकी पत्नी से विवाह कर कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया या उस क्षेत्र पर शासन किया। ठीक, ये चीजें आम बात थी उस समय। पंजाब की राजकुमारी छेमा से उनका विवाह हुआ था। वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना से उनका विवाह हुआ था। कौशल की राजकुमारी महाकौशल से उनका विवाह था। पंजाब की राजकुमारी छेमा इन्हीं से जो पुत्र अजातशत्रु हुआ था। ठीक, जो भी अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे, छेमा का ही पुत्र अजातशत्रु था। ठीक, और मत्स्य पुराण में इन्हें क्षेत्रोजस और छ्रेडिक, क्षेत्रोजस का मतलब क्षेत्र पर शासन करने वाला, छ्रेडिक कहा गया। ठीक, तो ये चीजें अगले लेक्चर में मैं हर्यक वंश के दूसरे इनके उत्तराधिकारी जो थे अजातशत्रु या इनके पुत्र, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर कर इनको राजगद्दी पाई थी। ठीक, उनके बारे में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो इस सेशन को ज्वाइन करिए और कंटिन्यू देखते रहिए, तब जाके आप लोग को क्लियर होगा। इसलिए मैं पूरी चीजें विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।